नमस्ते बच्चों, हमने पूर्व की कक्षा में संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध के लिए व्यंजक निकाला था P बराबर वर्गमूल 2m और इस संबंध में दो स्थितियां होती हैं। पहली जो स्थिति होती है वह दो वस्तु हमने लिया था, उनके वेग जो हैं, उनके जो संवेग हैं वह यदि एक समान हो, उस कंडीशन में हमने देखा था। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वह है गतिज ऊर्जाएं यदि उन वस्तुओं की समान हो तब क्या होगा। तो दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि जब गतिज ऊर्जाएं समान हों, तो हमने संवेग बराबर P बराबर वर्गमूल 2m ये हमने निकाला है। P यहाँ पे संवेग है, K गतिज ऊर्जा है। ये संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है और हमने दो वस्तुएं लिए थे। पहले वस्तु को हमने A माना था और दूसरी वस्तु को B लिया था। पहली वस्तु का जो द्रव्यमान है उसे हमने ma लिया था, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान उसे हमने mb लिया था। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जाएं दोनों की समान हैं, अर्थात पहली वस्तु का संवेग भी गतिज ऊर्जा k होगा और दूसरी वस्तु की भी गतिज ऊर्जा k होगी। पहले वस्तु जो हमारा A है, इसका संवेग हम Pa से दर्शाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। दूसरी जो वस्तु है वह है B, इसे हम Pb से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यह राशियां पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, ले चुके हैं। इस आधार पे हम जब गतिज ऊर्जाएं समान हों तब क्या होगा इस स्थिति में यदि हम निकालें कि दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं यदि समान हो। तो पहले जो वस्तु है A, इसका जो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है P, उसे हम Pa से प्रदर्शित करेंगे बराबर वर्गमूल 2m A और K हम ले रहे हैं क्योंकि गतिज ऊर्जा समान है। इसी प्रकार B यदि वस्तु के लिए लेंगे तो Pb बराबर हम लिखेंगे वर्गमूल 2mb K। इस प्रकार से हमें यहाँ पे दो समीकरण प्राप्त हुआ, यह समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2 यदि नाम दे दें और इन दोनों समीकरणों को यदि हम आपस में भाग दे दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यदि भाग दे दें तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2, तो हमें क्या मिलेगा, Pa बटे Pb बराबर वर्गमूल 2ma बटे वर्गमूल 2mb। चूंकि वर्गमूल अंश में भी है और हर में, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि Pa बटे Pb, हम पूरी राशि अंश और हर के लिए पूरा एक ही हम यदि वर्गमूल लगा दें और देखें तो 2ma बटे 2mb हमें प्राप्त होगा। अब देखें तो 2 से 2 अंश और हर में समान राशि है, ये कैंसिल हो जाएंगी, k से k ये भी कैंसिल हो जाएंगी। इस प्रकार से जो हमें राशि मिलेगी Pa बटे Pb बराबर वर्गमूल ma बटे mb, ये हमें राशि प्राप्त होगी। अब हम चूंकि जानते हैं कि जो ma का जो द्रव्यमान है, जो पहली वस्तु का जो द्रव्यमान है वह दूसरी वस्तु की द्रव्यमान से कम है, अर्थात ma लेस देन mb,
तो इस कंडीशन में यदि हमारा ये MA ये राशि कम है इस MB राशि से, तो PA राशि जो है वह भी लेस देन होगी PB से। PA जो है वो है हल्की वस्तु का संवेग और PB जो है वह भारी वस्तु का संवेग है। भारी वस्तु का संवेग। तो इस प्रकार से ये है लेस देन का चिन्ह। तो हल्की वस्तु का जो संवेग है वह भारी वस्तु के संवेग से हमेशा कम होती है। तो हल्की वस्तु का संवेग कम होता है, भारी वस्तु का जो संवेग है वह अधिक होता है। कब? जब गतिज ऊर्जाएं समान हो तब। तो जब दो वस्तु हैं उनकी गतिज ऊर्जाएं यदि समान हो तो हल्की वस्तु का संवेग भारी वस्तु के संवेग से कम होता है। या हम कहें कि भारी वस्तु का जो संवेग है हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होती है, अर्थात भारी वस्तु का संवेग अधिक होता है, हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। तो इस प्रकार से यह संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध P बराबर वर्गमूल 2m के और इनके दो स्थिति। पहली स्थिति जब दोनों वस्तुओं के संवेग समान हो तब, और जब गतिज ऊर्जा समान हो तब इनकी दो स्थितियां होती हैं जिनको हमने देखा। अब आगे अगला जो आपका टॉपिक है वह है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो आइए हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का अध्ययन करें। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है किसी भी बल द्वारा जो किया गया कार्य है वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। परिवर्तन के बराबर होता है, जिसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम इसकी जो पहली स्थिति लेते हैं इसका हम प्रमाण यदि लें, उसमें स्थिति पहला यदि हम देखें
तो स्थिति पहली में कि जब जो बल हम लगा रहे हैं, बल द्वारा किया गया कार्य, तो ये जो बल हम लगा रहे हैं यह अचर हो, अचर मतलब नियत, कांस्टेंट हो। तो जब बल अचर हो, ये हमारी पहली स्थिति है कि जब बल कैसा होना चाहिए, अचर हो, कांस्टेंट हो। उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम कोई वस्तु लेते हैं जिसका द्रव्यमान है m, स्मॉल m, उसका प्रारंभिक वेग है u। जब हम उस पे बल लगाते हैं तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन u से हो जाता है v। तो एक वस्तु हम ले रहे हैं, m द्रव्यमान की वस्तु है, जिसे हम प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग u है, और उस पर यदि हम F बल लगाएं तो उसके वेग में जो परिवर्तन है वह v हो जाता है। तो हाँ, बल के द्वारा जो हम बल लगा रहे हैं, बल द्वारा किया गया जो कार्य है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो हम कार्य निकालते हैं, तो कार्य की गणना करेंगे, तो कार्य हम जिसे W से व्यक्त करते हैं वर्क, तो W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर बल को हम कैपिटल F से शो करते हैं, F से दर्शाते हैं, इनटू बल की दिशा में विस्थापन जिसे हम D से व्यक्त करते हैं। तो किया गया कार्य वर्क W बराबर F इंटू D होगा। हम जानते हैं कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के, F बराबर m इंटू ए, जहाँ पे F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है, तो F बराबर हम कहेंगे m इंटू ए। यह जो है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। तो यदि हम F के जगह इस स्थान पर यदि हम मान रखें तो किया गया कार्य W बराबर F का मान है ma और इंटू D। इस प्रकार से किया गया जो कार्य है W बराबर ma D हमें प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि गति का जो तृतीय समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण, वह होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का तीसरा नियम है, या जिसे हम गति का तृतीय समीकरण कहते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यदि हम देखें कि हमारा जो वस्तु है, वस्तु में जो विस्थापन है उसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, और ये s जो है वह है विस्थापन, तो s को हम किस में परिवर्तित करेंगे, d में। तो इस प्रकार से ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ad, s विस्थापन है, हमारी वस्तु का जो विस्थापन है वह d है, इसलिए हम s के स्थान पे d लिखेंगे। और यदि हम इस 2ad का मान निकालें तो हमें v स्क्वायर को पक्षांतर, u स्क्वायर को v स्क्वायर की ओर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। अब यदि हम ad का मान निकालें, इस ad का, तो ये दो हर में चला जाएगा, तो हमारा ad का मान ad बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ये हमें ad का मान प्राप्त होगा। अब हम इस समीकरण को देखें तो किया गया कार्य w बराबर m इंटू a इंटू d। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ad है, इस ad का मान हमने निकाला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो किया गया कार्य ही वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, तो कार्य बराबर m, इस ad के स्थान पे यदि हम इसे समीकरण
एक नाम दे दें, तो समीकरण 1 में हम मान रखें, समीकरण 1 में यदि आप मान रखें तो W बराबर, यहां पे देखिए m है तो हम क्या लिखेंगे m, और AD के स्थान पे हम क्या लिखेंगे v² माइनस u² अपॉन 2। ये हम AD जो है इसके स्थान पर हमने मान रख दिया। रखने के पश्चात यदि हम देखें तो किया गया कार्य जो वर्क है W बराबर m का हम अंदर गुणा करेंगे, तो गुणा करने के पश्चात हमें मिलेगा m v² बटे 2, फिर ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद m u² बटे 2। तो यहाँ पे जो W है उसे हम कार्य कहेंगे, और आप जानते हैं कि जो गतिज गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वह होता है 1/2 mv²। तो देखिए यहाँ भी 1/2 mv² ये हमें प्राप्त हुआ। ये है अंतिम गतिज ऊर्जा, v वेग हमारा अंतिम है, तो ये हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा है, माइनस mu² अपॉन 2, u चूंकि हमारा प्रारंभिक वेग है, तो यह जो है उस वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो यह जो परिवर्तन है, किस में परिवर्तन हो रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो हम कहेंगे कि जो किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और यह जो हमने निकाला है, यह जो समीकरण, यह कार्य ऊर्जा प्रमेय को व्यक्त करता है कि जो किया गया जो ये W जो है इसे हम कहेंगे कार्य, और यह कार्य जो है बराबर होता है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो इस प्रकार हम देखें कि कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है उसका ये प्रमाण मिला कि जब बल अचर हो, हम अचर बल लगाएं तो m द्रव्यमान की वस्तु जिसका u प्रारंभिक वेग है उस पे F बल लगाएं तो उसका अंतिम वेग v है, तब कार्य जो है वो W बराबर F इंटू डी होगा। आप जानते हैं कि F बराबर ma होता है, इस F के स्थान पे आप क्या रखेंगे ma, तो ma d बनेगा। अब इस ad का मान हम निकालते हैं गति के तीसरे समीकरण से, तो इस ad के मान को हमने निकाला, वह मिला v² माइनस u² अपॉन 2, और इस ad को मान को हम समीकरण 1 में रखें तो W बराबर m v² माइनस u² अपॉन 2 प्राप्त हुआ, जिसे हम अलग अलग कर दें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से यह प्रमाणित हुआ कि जब हम बल लगाते हैं तो किसी भी वस्तु में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह किए गए कार्य के बराबर होता है। और अब हम इसकी जो दूसरी स्थिति है कि जब हम बल परिवर्ती लगाएं, अचर बल मतलब हम एक नियत बल लगा रहे हैं, अब परिवर्ती बल मतलब बल के मान में हम परिवर्तन करते हैं, तो कार्य में किस प्रकार से परिवर्तन होगा उसे हम देखते हैं। तो दूसरी स्थिति जब बल परिवर्ती हो,
तो जब बल क्या हो, परिवर्ती, जब बल परिवर्ती हो, इसके लिए हम देखेंगे तो हम दूसरी जो स्थिति है, स्थिति सेकंड, जब बल परिवर्ती हो, परिवर्ती अर्थात बदलना, परिवर्तित होना, तो हम अलग अलग जो वस्तु की स्थिति है बल लगाएंगे तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो हम जो किया गया कार्य है ये हम ज्ञात करेंगे। तो हम यदि देखें कि एक ग्राफ के माध्यम से कि वस्तु की जो स्थिति है, मान लीजिए x1, x2, x3, xn तक है, और इसके साथ हम बल लगाएं, तो बल लगाने पर वस्तु की स्थिति और वेग में परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए x1 स्थिति पे वेग v1 है, x2 पे वेग v2 है, x3 पे v3 है, इसी प्रकार से यह xn पर वेग vn है। तो वस्तु की स्थिति बदलती रहेगी, हम उस पे चूंकि बल परिवर्ती है तो बल परिवर्ती होने के कारण स्थिति में परिवर्तन होगा, साथ ही वेग में भी परिवर्तन होगा। और स्थिति और बल के मध्य यदि हम ग्राफ खींचें तो एक परिवर्तित रूप से हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यह ग्राफ जो है यह दर्शाता है कि बल लगाने पर मान क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो बल लगाने पर यदि हम देखें तो प्रत्येक अंतराल, यहाँ पे देख रहे हैं कि कई अंतराल x1, x2, x2, x3, x3, x4 इस प्रकार से कई अंतराल यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक अंतराल के द्वारा जो किया गया कार्य है, तो वह कार्य प्रत्येक अंतराल के द्वारा किया गया कार्य, तो चूंकि यह कई अल्पांशों में बटा हुआ है तो हम किए गए कार्य को यहाँ डेल W से व्यक्त करेंगे। डेल डेल अर्थात सूक्ष्म अंतराल, कई अंतराल में हम इसे बांटे हैं तो किया गया कार्य जो है वह डेल W बराबर 1/2 m। अब चूंकि हम द्रव्यमान के आधार पे वेग में परिवर्तन होता है तो हम वेग में परिवर्तन डेल जो है यह परिवर्तन को दर्शाता है, तो हम लिखेंगे कि 1/2 m डेल v स्क्वायर। तो डेल क्या है, वेग में परिवर्तन, तो डेल v अर्थात वेग में परिवर्तन। और जो ऊर्जा है वह प्रत्येक अंतराल के लिए वेग जो है उसका मान परिवर्तित हो रहा है, v1, v2, v3, v4। यदि हम निकालें कि ये जो डेल v है, जो वेग में परिवर्तन है, वह किस प्रकार से हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि जो किया गया कुल कार्य है, ये जो हम डेल W निकाले हैं यह एक छोटे से अंतराल के लिए। अब हम पूरे अंतराल के लिए यदि निकालें तो वह किया गया कार्य हम क्या लिखेंगे, W से व्यक्त करेंगे। किया गया कार्य W बराबर 1/2 m। अब डेल v मतलब वेग में जो परिवर्तन है, तो हम देखें कि जो वेग में परिवर्तन है, पहला अंतराल v1 से v2, तो हम वेग में परिवर्तन को अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग लेते हैं, तो पहले आएगा v2 माइनस v1, तो हम वर्ग है तो हम लिखेंगे v2 का वर्ग माइनस v1 का वर्ग। तो पहला जो अंतराल है उसके लिए जो कार्य है 1/2 m v2 का वर्ग माइनस
v1 का वर्ग, यह हमें प्राप्त होगा। इसके पश्चात अगला जो अंतराल है यदि हम v2 v3 के लिए लें तो 1/2, फिर लिखेंगे m और लिखेंगे यहाँ v2 v1 है तो हम क्या लिखेंगे v3 का वर्ग ऋण v2 का वर्ग। तो ये हो गया v3 का वर्ग ऋण v2 का वर्ग। इसी प्रकार से अन्य अंतरालों के लिए हम लेते चले जाएंगे। पहले में v2 माइनस v1, फिर v3 माइनस v2, अगले में v4 माइनस v3। इस प्रकार से यह क्रिया जो है वह लगातार चलती रहेगी और अंत में हमें मिलेगा 1/2 m और वह मिलेगा vn वर्ग माइनस vn माइनस 1 वर्ग। इस vn के पहले में हमें मिलेगा vn माइनस 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से vn का वर्ग माइनस vn माइनस 1 का वर्ग। और जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने के पश्चात हमें 1/2 m और वह प्राप्त होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम जो है वह है vn का वर्ग माइनस प्रारंभिक, जिसे हम अंतिम हमारा जो है वह vn है और प्रारंभिक हमारा v1 है। तो बीच के जो है ये प्लस माइनस सभी कैंसिल हो जाएंगे और अंतिम जो है vn का वर्ग माइनस प्रारंभिक, यह हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो किया गया कार्य है w वर्ग वह बराबर होगा 1/2 m vn का वर्ग माइनस v1 का वर्ग। vn जो है हमारा अंतिम वेग है, v1 हमारा प्रारंभिक वेग है। तो इस प्रकार से यह जो किया गया कार्य है यह वेग में परिवर्तन के क्या हुई, बराबर हुई। इसे हम अलग अलग यदि करें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/2 m vn का वर्ग माइनस 1/2 m v1 का वर्ग। तो इस प्रकार से यह जो है w वह किया गया कार्य है और यह जो है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, जिसे हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं। तो किया गया जो कार्य है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। यही हमारा कार्य ऊर्जा का प्रमेय है, जो कि दोनों जब पहली स्थिति क्या हो, जब बल अचर हो तब, और दूसरी स्थिति जब बल परिवर्ती हो, दोनों ही स्थिति में हमारा जो कार्य है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस कार्य ऊर्जा प्रमेय की जो प्रमाण है, जो पुष्टि है, इन दोनों स्थितियों में होती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो कार्य है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। अब किसी भी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो बल लगाने पर किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो कार्य जो है वह हम जानते हैं कि कार्य जो होता है वह धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। तो हम किसी भी वस्तु पर यदि बल लगाएं तो बल लगाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में यदि वृद्धि होती है, किसी भी वस्तु पे हम बल लगाएं तो वस्तु पे यदि हम बल लगाते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा में यदि वृद्धि होती है तो किए गए कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते हैं। यदि हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के फलस्वरूप इसके जो गतिज ऊर्जा में यदि कमी होती है, गतिज ऊर्जा में यदि कमी होती है तो किए गए कार्य को हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। और गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि नहीं होता है, यदि हम बल लगाएं, बल लगाने के फलस्वरूप इसकी गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो हम कहेंगे कि बल लगाने के फलस्वरूप
हम किसी भी वस्तु पे यदि बल लगाते हैं तो बल लगाने के फलस्वरूप पहली जो स्थिति है वह है गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो किसी भी वस्तु पे यदि हम बल लगाएं तो बल लगाने के फलस्वरूप गतिज ऊर्जा में यदि वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो हम कहेंगे कि जो किया गया कार्य है कैसा होगा, जो वह होगा धनात्मक। दूसरा, यदि गतिज ऊर्जा में कमी होता है, गतिज ऊर्जा में कमी, यदि कमी आती है तो जो किया गया कार्य है उसे हम कहेंगे ऋणात्मक कार्य। इसे मैं फिर से लिख दूं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसे हम कहेंगे धनात्मक कार्य, और यदि गतिज ऊर्जा में कमी होती है तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक कार्य। और तीसरा, गतिज ऊर्जा में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन यदि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तब जो किया गया कार्य है वह होगा शून्य कार्य। इस प्रकार से तीन स्थिति हमें मिलेगी। बल लगाने के फलस्वरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि यदि होती है तो उसे हम धनात्मक कार्य कहेंगे, गतिज ऊर्जा में यदि कमी आती है बल लगाने पर तो ऋणात्मक कार्य कहेंगे, और गतिज ऊर्जा में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम शून्य कार्य कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा में हम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा है वह क्या होती है, किसे कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा हाँ, नाम से स्पष्ट है, स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और इसे हम P या E या V, P कैपिटल P कैपिटल E या कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु में उसकी, किसी भी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण,
के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल P, कैपिटल E या कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। स्थितिज जो ऊर्जा है उसके रूपों में संचित होती है। स्थितिज जो ऊर्जा होती है वह रूपों में संचित होती है। जैसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार से जो ऊर्जा होती है विद्यमान विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, इसी प्रकार से प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ये स्थिति विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है जिनका मैंने नाम लिया। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो ये इनके कई रूप हैं जिनमें हम स्थितिज ऊर्जा का यदि उदाहरण लें तो आपने देखा है कि बांधों में जो एकत्रित जल, यदि हम स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण लें तो बांधों में जो एकत्रित जल है तो जल जो है वह स्थिर अवस्था में है। तो कोई भी वस्तु की स्थिति विशेष स्थिति, तो यहाँ पे बांधों का जो एकत्रित जल है वह स्थिर अवस्था में होने के कारण उनमें जो उत्पन्न ऊर्जा है वह ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। और इस स्थितिज ऊर्जा का उपयोग हम टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह संयंत्र बांधों में बनाया गया है, विद्युत संयंत्र, जिनसे जल को टरबाइन पर गिराकर जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कई प्रकार के जो आवेश होते हैं, आपने देखा होगा कि आवेशों का जो निकाय है, जो आवेश हैं, उनमें एक स्थितिज ऊर्जा होती है और इस स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों में जो निहित ऊर्जा है उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखे हैं कि यूरेनियम जो कि नाभिक में पाया जाता है, तो यूरेनियम के जो नाभिक में आपने देखा है कि जो अपार मात्रा में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो यूरेनियम के नाभिक में जो स्थितिज ऊर्जा है उसे हम नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वह उसके नाभिक में स्थित है। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा अलग अलग जगह पर अपने आप में एक ऊर्जा लिए होती है, जो कि जिनका हम नाम अलग अलग रूपों में करते हैं। नाभिक में है तो उसे हम नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत के रूप में है तो उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि आपने ईंधन के रूप में पेट्रोल देखा है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लकड़ी, कोयला, तो इनमें भी स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इनमें जो केमिकल होता है, रसायन होता है, जिनके कारण इन्हें हम रासायनिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घड़ी की स्प्रिंग, आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी में स्प्रिंग होता है चाबी वाली घड़ियों में। तो जब हम स्प्रिंग को घुमाते हैं तो स्प्रिंग में संचित जो ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। स्प्रिंग को हम घुमाते हैं तो उस स्थितिज ऊर्जा के कारण घड़ी की जो सुइयां हैं वह गोल गोल घूमने या चलने लगती हैं। तो स्थितिज ऊर्जा स्थिति, विशेष स्थिति या विकृत अवस्था के कारण उत्पन्न होती है और यह उसमें हर अलग अलग पदार्थों में अलग अलग रूप से विद्यमान होती है और उनके आधार पर इन्हें नाम दिया गया। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा,
रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, इस प्रकार से इन्हें हम नाम के साथ उसका हम अलग अलग पृथक्करण कर सकते हैं। रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में रसायन उपयोग में आया है। नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा में हम नाभिक में यूरेनियम, इस प्रकार से हम उसका जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वह हम करते हैं। अब यह जो स्थितिज ऊर्जा है, इसकी हम माप कार्य के उस परिमाण से करते हैं। जो हम कार्य करते हैं उसके परिमाण से करते हैं। जो वस्तु की सामान्य स्थिति, कोई वस्तु यदि सामान्य स्थिति में है तो वह सामान्य स्थिति से विकृत अवस्था, सामान्य स्थिति से विकृत अवस्था तक किस प्रकार से वह आती है, आने में जो किया गया कार्य है वह है आपकी स्थितिज ऊर्जा, उससे हम माप करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का प्रकार है, पहला है प्रकार स्थितिज ऊर्जा का, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है, आप जानते हैं गुरुत्वीय मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक दूसरे को, जो पिंड है, जो कोई वस्तु है, दो वस्तु हैं, वे एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। आप जानते हैं कि एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करने वाले पिंड, एक दूसरे से यदि हम आकर्षित करने वाले पिंड की अलगाव स्थिति के कारण, यदि वो अलग अलग हैं, दो स्थानों पे हैं, इन दोनों के मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो दोनों पिंडों को अपने अपने स्थान पे अलग अलग रखे हुए है। तो ये जो अलगाव की जो स्थिति है, दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करने वाले पिंडों की अलगाव की जो स्थिति है, इसमें एक ऊर्जा संचित है। क्यों? कौन सी ऊर्जा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो कि दोनों पिंडों में क्या कर रहा है? आकर्षण का बल लगा रहा है, और इस आकर्षण बल को ही हम कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उन पिंडों में संचित ऊर्जा हम कहेंगे, तो वह संचित ऊर्जा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरा होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। दूसरी जो ऊर्जा है वह है प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ मतलब लचीलापन। तो प्रत्यास्थ जो स्थितिज ऊर्जा है वह किसी भी वस्तु में विकृत अवस्था, जब कोई वस्तु विकृत हो जाती है तो विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तीसरी जो स्थितिज ऊर्जा का प्रकार है वह है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो तीसरा जो प्रकार है वह है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें हम देखते हैं स्थिर वैद्युत मतलब दो विद्युत आवेशों के जो कारण ऊर्जा है, दो हम आवेश लेंगे वैद्युत आवेश, इसके कारण जो ऊर्जा है उस आवेशों की अंतर क्रियाएं, जो आवेश हैं उनके अंदर एक आंतरिक क्रियाएं होंगी जिसे हम अंतर क्रियाएं कहते हैं, उनसे जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से जो स्थितिज ऊर्जा है वह तीन प्रकार का होता है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल जिस पे कार्य करता है उससे संचित ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जिसे हम कहेंगे। दूसरा प्रत्यास्थ विकृत अवस्था के कारण जो संचित ऊर्जा है उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और तीसरा विद्युत आवेशों के कारण, दो विद्युत आवेश हैं उनमें जो अंतर क्रिया के फलस्वरूप
जो इस उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है उसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगली कक्षा में हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।